Namaskar. You're watching Dr. KK's Med Talks Fridays with Dr. Anita Kant, non-stop 544th episode. Let's have the headlines of the day. In India, new cases cross 1 lakh mark. Omicron tally rises to 3,007. Jharkhand battles surge of COVID cases but clueless on variant. Nearly 1 in 3 test COVID positive. Mumbai's count surges to 20,000, which is 75% more than Delta peak. WHO again reiterates that Omicron may be less severe in young and old, but not mild. Bharat Biotech has announced that no paracetamol or painkillers are recommended after being vaccinated with Covaxin. Let's go to the topic of the day. We are going to be talking about PCOS, obesity and bariatric surgery. आज के दिन में एक महामारी कोविड है और दूसरी महामारी वेट है। बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है घर में बंद होने के बाद, जिम्स के बंद होने के बाद। और आज हमारे पास स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर पंकज कुमार हंस, जो कि इसमें स्पेशलाइज करते हैं। He is the Associate Director, Minimal Invasive Metabolic and Bariatric Surgery. ये मेनली बहुत ज़्यादा ओबीस लोगों के लिए की जाती है। He has an experience of more than 14 years in the field of general and laparoscopic surgery. He has performed over 13,000 general and laparoscopic surgeries for all types of surgical problems, hernias, gallstones, thyroid, varicose veins, piles, fistula, everything. And more than that, he has also operated on a lot of patients who want to undergo weight loss but are unable to do so on their own by doing bariatric surgery. He has received special training in advanced laparoscopy, metabolic, and bariatric surgery from international institutes. He is an expert in complete spectrum of bariatric and metabolic surgeries. He is a regular participant as a faculty and delegate in some of these national and international conferences, actually many of them held across India and also internationally. So आज हम बात करेंगे PCOS, जो कि फीमेल्स में आज की डेट में एक लाइफस्टाइल डिजीज है, बहुत कॉमन है, ओबेसिटी और पीडियाट्रिक सर्जरी पर। तो जैसे मैंने कहा कि आज की डेट में एक महामारी तो कोविड चल रही है और दूसरी ओबेसिटी। तो ये आज की डेट का नॉट सिर्फ कोविड का बट लाइफस्टाइल का एक गिफ्ट है जो हमारी जनरेशन को और हमारे से आगे वाली जनरेशन को मिला है। तो कोविड रिस्ट्रिक्शंस ने हमारी वेट गेन प्रॉब्लम्स बढ़ा दी। घर बैठे और पकौड़े खाए, घर बैठे और अच्छे मस्त खाने बनाए और खाए, और एक्सरसाइज करने के लिए तो जिम बंद है, हम कैसे करें? सो क्या ये कॉज हो सकता है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के इंक्रीज का? आपका क्या Exactly, ओपिनियन ma'am. है? Ma'am, first of all, I want to thank you and good evening to all the audience listeners जो भी इस शो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, and thank you, ma'am, for the introduction. आज जो हमारा टॉपिक है that is related with the current scenario which is ongoing. And yes, you are very right कि कोविड और कोविड के बाद जो जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनमें पीसीओएस भी एक है, क्योंकि मैं ओबेसिटी सर्जन obese लोगों को देखता हूँ, but yes, you must be looking after more of females who come to your OPD with PCOS problem. जब से कोविड आया है तो उसने हमको एक घर में कंटेन कर दिया. Initially that was a imposed lockdown and later on it was came into our habit कि हमें घर पे ही रहना पसंद था. हमें ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन स्कूल्स करने ज्यादा पसंद आ गए. हम बाहर की एक्टिविटीज से घर की एक्टिविटीज ज्यादा पसंद करने लगे और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाने से या मिलने जाने से हम लोग बेटर ये समझने लगे कि सब कुछ घर पे जूम पे ही हो जाए. एंड ओबेसिटी का सीधा सीधा रिलेशन जो है वो हमारे लाइफस्टाइल से है. अगर वो लाइफस्टाइल एक्टिव होगा तो हमारा जो वेट है वो रेगुलर रहेगा, लेकिन अगर लाइफस्टाइल हमारा सेडेंटरी होता जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा कैलोरी कंजम्पशन है और कैलोरी बर्निंग उसमें जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस होगा. वो कहीं ना कहीं
पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस की तरफ जाएगा। और जब ये ऐसा बैलेंस काफी लॉन्ग टर्म तक जाता है, जो कि कोविड की वजह से हुआ है, अब ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं कोविड को हमें देखते हुए, तो ये जो लॉन्ग टर्म पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस आया है हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, और हमारे, और ऑब्वियसली बात है मैम, जब हम घर पे बैठेंगे तो हमारा खाना भी अच्छा ही होगा, पकोड़े भी खाएंगे, तो उसकी वजह से हमने वेट गेन भी किया है। एंड यस, ओबेसिटी इज रिलेटेड विद so many problems, so many, like almost 65 problems are associated with obesity, and PCOS is one of the problem which we will discuss about today. And ma'am, PCOS के बारे में आप बेटर बता सकती हैं, गाइड कर सकती हैं। आई एम जस्ट a novice to that topic. Please ma'am, you should tell us about that. नहीं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज तो एक डेफिनेट प्रॉब्लमेटिक एंटिटी है आज की डेट में। आई रिमेम्बर कोई 12-14 साल पहले तो वेरी फ्यू लिटरेचर भी नहीं था इसके बारे में, इतनी कम होते थे ये। और अब देखा जाता है तो ऑलमोस्ट इतनी यंग गर्ल्स को है, पूछे ही नहीं, और उनका वेट फिर कम नहीं होता है, ट्रीटमेंट के बावजूद कम नहीं होता है, और तब हमें आपकी याद आती है। तो मैं ये जानना चाह रही थी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज से ऑफ कोर्स वेट गेन होता है, ये हमें मालूम है, और वेट गेन से पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं। सो आपका क्या ओपिनियन है? मतलब आपके पास इतने पेशेंट्स आते होंगे, उसमें से कुछ परसेंटेज को पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती होंगी, तो कुछ आप आइडिया दे पाएं इसके बारे में? Ma'am, almost 60% of obese females have PCOD problem that I see in my regular practice, and it is written in our books also कि obesity and PCOS का relation जो है आपस में बहुत strong है, and that is not just obesity, that is because of the metabolic syndrome which obesity causes, and that is associated with PCOS also. Like PCOS is a hormonal disorder. We all know that in PCOS एंड्रोजन एक्सेस होता है। एंड्रोजन एक्सेस होता है, वो एंड्रोजन जो बनता है वो एडिपोज टिश्यू से आता है। और एडिपोज टिश्यू जो है वो विसरल फैट बेसिकली, अगर हम ये सोचें, अगर हम ये जानना चाहें कि एडिपोज टिश्यू कहाँ कहाँ होता है, एडिपोज टिश्यू मतलब फैट डिपोजिशन, या तो एडिपोज टिश्यू हमारे स्किन के नीचे मसल्स के साथ डिपॉजिट होता है, या दूसरा एडिपोज टिश्यू जो है जो विसरल फैट होता है। विसरल मीन्स इंट्रा एब्डोमिनल फैट जो होता है। तो पीसीओएस जो है वो मोस्टली उन लोगों में होता है जिनमें इंट्रा एब्डोमिनल फैट, जिनमें सेंट्रल ओबेसिटी होती है या एप्पल शेप्ड ओबेसिटी होती है, उनके साथ ज्यादा एसोसिएटेड है। उन्हीं पेशेंट्स के अंदर उसके बाद जब एंड्रोजन एक्सेस होगा तो एक्ने और हिर्सुटिज्म भी आएगा। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होंगे विच आर एनओवुलेटरी, और एनओवुलेशन की वजह से ही ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो इनफर्टिलिटी का भी उनको प्रॉब्लम आता है। और ये तो मैम सब जानते हैं कि पीसीओएस है तो इनफर्टिलिटी आपस में एसोसिएटेड है। अगर हम ओबेसिटी को देखें तो ओबेसिटी बेसिकली हम दो टाइप से कैरेक्टराइज करते हैं। एक एप्पल शेप्ड ओबेसिटी होती है और एक पीयर शेप्ड ओबेसिटी होती है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो एप्पल शेप्ड ओबेसिटी जो है वो सेंट्रल ओबेसिटी होती है, जिसमें ओबीज पीपल जो है वो बेली के अराउंड ज्यादा वेट कैरी करते हैं, which is more dangerous than the pear shaped obesity. Pear shaped जो obesity है that is gynoid obesity, जिसमें जो weight जो put on होता है, जो fat put on है, वो below waist होता है, around hips, around thigh। उन लोगों में जो है वो पीसीओएस की प्रॉब्लम, अगर मैं ओनली पीसीओएस नहीं देखूं, मैं ये कहूं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम जो है वो उन पेशेंट में ज्यादा होती है जो एंड्रॉइड ओबेसिटी या एप्पल शेप्ड ओबेसिटी के होते हैं, रादर देन की गायनॉइड ओबेसिटी के होते हैं। तो उन्हीं पेशेंट के अंदर एंड्रोजन एक्सेस, एक्ने, हिर्सुटिज्म और लाइफस्टाइल इश्यूज आते हैं मैम। मेरा तो एक फेवरेट तरीका है एक्सप्लेन करने का, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम या लेट्स से एक्ने, हिर्सुटिज्म और पीसीओडी की और प्रॉब्लम्स, कि जैसे हमें भी अगर कोई परोस रहा हो बैठे हुए खाना, तो पूछें कि फुल्का खाओगे या पराठा, तो मन तो करता है पराठे खाओ। सेम वे में जो हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी में फैट में जाके बैठ जाते हैं, और फिर वहां पे वो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म की बजाय दे टर्न इनटू मेल हार्मोन्स, और मेल हार्मोन्स के रिजल्ट से ही एक्ने और हिर्सुटिज्म आती है। सो ये तो एक डेफिनेट प्रॉब्लम है ही है। मतलब हम तो वेस्ट हिप रेशियो आप जैसे कि जानते हैं लेते हैं टू डायग्नोज पीसीओएस, और मेनी अ टाइम्स ये जो वेट गेन होता तो फटाफट फटाफट है, थोड़ा सा खाया, थोड़ी सी एक्सरसाइज छोड़ी और वेट गेन हो गया। बट इसको कम करना बहुत मुश्किल है, कई बार दवाइयां भी हेल्प नहीं करती। तो आप क्या करते हैं फिर, कैसे इन पेशेंट्स को आगे गाइड करते हैं? मैम, यू आर वेरी राइट दैट
Gaining weight is so simple, but losing weight is the most difficult problem. We all यस, know that obesity is an epidemic. अभी अगर हम पिछले 30 ईयर्स का डाटा देखें तो वर्ल्ड वाइड जो ओबेसिटी है वो 3 टाइम्स ग्रो की है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट ओबीस पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट diabetic population in the world, and that is all because of the obesity which we are seeing. पहले एक टाइम था जब इंडिया को माना जाता था कि ये पुअर कंट्री है या मैल नरिश्ड लोग हैं, बट अभी ऐसा नहीं है। अंडर नरिश से कहीं ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो ओवर नरिश्ड की हैं। अगर हम डेथ टोल भी देखें तो इंडिया में ज्यादा लोगों का जो डेथ है वो ओबेसिटी या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से राइट। आता है रादर देन की अंडर नरिश्ड की वजह से आए। ओबेसिटी को मैम बहुत अलग-अलग क्राइटेरियाज में बाँटा गया है। हर जिसका वेट ज़्यादा है उसको हम सर्जरी या हम उसको मेडिकेशंस के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि ओबेसिटी ओवरवेट से स्टार्ट होती है और मॉर्बिड ओबेसिटी तक जाती है, एक्सट्रीम ओबेसिटी या सुपर ओबेसिटी तक जाती है। इसको मेजर करने का जो क्राइटेरिया है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो स्टैंडर्डाइज्ड क्राइटेरिया है, दैट इज़ बीएमआई। बीएमआई मीन्स बॉडी मास इंडेक्स, व्हिच इज़ द रेशियो ऑफ आवर वेट इन किलोग्राम एंड हाइट इन मीटर्स। तो अगर हम उसका रेशियो देखें तो जो बीएमआई आएगा उस पे डिपेंड करता है कि हमारा क्या आउटकम आने वाला है या हम किस तरह से उसको ट्रीट करने वाले हैं। अगर अगर हम कंपेयर करें इंडियन पॉपुलेशन को एंड अमेरिका या यूके की पॉपुलेशन को, तो हमारा जो बीएमआई है, जो नॉर्मल बीएमआई इंडिया में लिया जाता है, जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, दैट इज अप टू 23। This is in America and in European countries, this BMI, normal BMI is 25। तो हम लोग क्योंकि ज्यादा जल्दी अगर सेंट्रल ओबेसिटी हमारे पास आएगी तो हम ज्यादा डिजीज गेन करते हैं, इसलिए जो नॉर्मल बीएमआई है हमारा कम रखा गया है। और 23 to 25 जो बीएमआई है वो ओवरवेट की कैटेगरी में आ जाता है। फिर क्लास 1 ओबेसिटी, क्लास 2 ओबेसिटी एंड देन क्लास 3 ओबेसिटी। अब अलग-अलग ओबेसिटी की स्टेज पे हम अलग-अलग ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। मोस्टली जो क्लास 1 या क्लास 2 ओबेसिटी होती है जिसमें बीएमआई आपका 30-32 तक जाता है, उसमें मोस्टली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या ड्रग्स या आपने कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज की जिसकी वजह से आप वेट कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद बीएमआई अगर आपका 32.5 विद पीसीओएस या अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स के साथ है, तो उस केस में आपको वेट कंट्रोल करना या नॉर्मल बीएमआई में आना इज डिफिकल्ट। एट दैट पॉइंट वी सजेस्ट कि अब आपको बेरियाट्रिक सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। वी डोंट टेल ईच एंड एवरी पेशेंट टू गो फॉर बेरियाट्रिक सर्जरी, एज दिस इज द मेजर सर्जरी। हम सर्जरी को प्रमोट नहीं करते। वी वांट एवरीबॉडी टू लिव लाइक अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सो देयर आर सर्टेन लिमिट्स टू दिस सर्जरी आल्सो। तो ये आपने जो क्राइटेरिया बताए टू डिसाइड व्हेन टू ऑप्ट फॉर बैरिएट्रिक सर्जरी, मोटे-मोटे तौर पे अगर आप बीएमआई तो ठीक है, निकालना ही पड़ेगा। आजकल तो वेइंग मशीन्स आती हैं जिसमें वेट के साथ अगर आप अपनी हाइट डाल के रखते हैं तो पर्सनलाइज्ड मशीन है, वो आपको आपका बीएमआई भी बताती है। बिल्कुल बट मैम बता। एनीवेज़ आई नो। बट अगर जैसे जनरल पब्लिक में जानना चाहेंगे लोग कि कितना वेट होने पर बैरिएट्रिक सर्जरी की तरफ सोचना चाहिए? कुछ एक रफ एस्टिमेट? मैम अगर सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल क्राइटेरिया मैं मानूं तो सबके पास घर पे इंची टेप तो होता ही है। हुँ, तो इंची टेप से वेस्ट सर्कमफ्रेंस आप अपना देख सकते हैं। और इंडियन पॉपुलेशन के अंदर जो फीमेल्स हैं अगर उनका वेस्ट सर्कमफ्रेंस जो है वो 80 सेंटीमीटर से ज्यादा आता है तो उसको मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं। और वो फीमेल्स जो हैं वो जी बैरियाट्रिक सर्जरी की जो क्राइटेरिया है उसमें फिट होती हैं। और अगर दूसरी तरह से अगर हम इस पे बात करें तो आपका वेट अगर 90 केजी से के आसपास है या उससे अबव है, क्योंकि इंडियन फीमेल्स की जो एवरेज हाइट है वो 5'2", 5'3" मानी जाती है। और 90 केजी वेट के साथ उनका बीएमआई ऑलमोस्ट 35, 36, 37 तक आ जाता है, जो उस बैरियाट्रिक सर्जरी के क्राइटेरिया में फिट होता है विद कोमॉर्बिडिटीज। तो ये सिंपल फॉर्म है जिससे हम लोग इस चीज का पता कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बताया आपने। तो जैसे आपने बताया कि जो ये सर्जरी होती है इट्स नॉट अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। तो मैं जानना चाहूँगी कि इस सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिवली क्या बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं?
नहीं, नहीं मैम, सर्जरी इज़ नॉट सिंपल। सर्जरी एक ऐसा वर्ड है, अगर वो सिंपल भी हो, लोग उसे सिंपल नहीं लेते हैं। तो सर्जरी इज़ अ बिग थिंग फॉर एवरीवन। हमारे लिए जो चीज़ बहुत सिंपल है, हो सकता है किसी के लिए वो सिंपल ना हो, और सर्जरी को हमेशा ही अवॉइड करते हुए लोग कोई ना कोई अल्टरनेटिव दूसरा ऑप्शन लेते हैं। सो आई हम्म। ऑलवेज गिव देम ऑप्शन कि सर्जरी जो है तब करना है जब उसकी रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज दिस सर्जरी इज वेरी सेफ, लाइक वी डू ऑल अदर लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज। यू आल्सो डू मैम, you do TLH, I do gallbladder surgeries, hernia surgeries, or any other laparoscopic surgery. This surgery also done by laparoscopic technique, जिसमें छोटे छोटे होल्स के थ्रू हम लोग स्टमक का साइज छोटा करते हैं, या फिर अगर जिनमें डायबिटीज है या कुछ ऐसी कोमोर्बिडिटीज हैं जो खाली स्टमक का साइज छोटा करने से नहीं जाती, तो उसमें बाईपास भी किया जाता है विद सर्टेन लिम लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये सर्जरी भी लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से होती है और उतनी ही सेफ है जितनी की बाकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। यस, दिस इज अ बिग सर्जरी, और किसी भी पेशेंट को ये सर्जरी करना सबसे पहला जो बिग डिसीजन है वो यही है कि मैं इस सर्जरी के लिए जाऊंगा। जब ये डिसीजन हो जाता है कि यस आई एम गोइंग फॉर दिस सर्जरी, उसके बाद सारा जो है वो सब चीज हम संभालते हैं, और पेशेंट को उसकी एक जर्नी का जो फर्स्ट स्टेप है वो उसको लेना होता है। उसके बाद उस स्टेप स्टेप बाय स्टेप हम उसका हैंड पकड़ के उसको आगे लेके जाते हैं मैम। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि मतलब आफ्टर द सर्जरी क्या बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक्सपेक्टेड होती हैं? नहीं मैम, एक्चुअली इस सर्जरी में क्योंकि स्टमक का साइज छोटा होता है या हमने उसको बाईपास किया, तो पेशेंट का एक डाइट पैटर्न जो है वो जो उतने सालों से उसने डाइट लिया है और जिस तरह से लिया है उसको उसको चेंज करना होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले पेशेंट का एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराते हैं, और दूसरा उसको सर्जरी से पहले एक प्री बैरिएट्रिक डाइट पे डालते हैं, ताकि उसे पता हो कि उसको किस तरह से डाइट मिलने वाली है। सडन उस पे ये चीज़ें इम्पोज़ ना हो कि उसे एक ऐसा शॉक लगे कि मेरे को ऐसी डाइट मिलनी थी, तो मुझे पहले पता होता। वी ऑलवेज़ गिव देम एट लीस्ट 2 वीक्स टाइम कि आप ये देखो कि इसमें ये ऐसे-ऐसे डाइट होने वाला है, और उसके बाद उस डाइट को हम बड़े ही स्लोली प्रोग्रेस कराते हैं, जिसमें इनिशियली हम लिक्विड्स देते हैं, देन सेमी लिक्विड इंट्रोड्यूस होता है, फिर मैम सेमी सॉलिड इंट्रोड्यूस होता है, और देन वी कम टू सॉलिड डाइट। और क्योंकि स्टमक का साइज छोटा है और ईटिंग की पैटर्न भी चेंज होता है कि आपको छोटी-छोटी बाइट्स लेनी होती हैं, स्लो-स्लो खाना होता है, खाने के साथ पानी नहीं लेना है, खाने से पहले इतनी देर पानी नहीं लेना और खाने के बाद भी थोड़ी देर तक पानी लेना, ताकि जो स्पेस आपका स्टमक का है, उसको वो फूड का जो न्यूट्रिशन है वो आपको मिल सके, रादर देन कि आप पानी लेके उस स्टमक के साइज को फुल करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पेशेंट को सीखनी होती हैं। और दूसरी चीज़, क्योंकि पेशेंट इस सर्जरी से काफ़ी वेट लूज़ करता है, तो पेशेंट को जब फैट लूज़ होता है तो उसके साथ-साथ कुछ न्यूट्रिशन भी लूज़ हो रहे होते हैं। तो पेशेंट को हम गाइड करते हैं कि कैसे-कैसे उसको अपने उस डाइट के साथ न्यूट्रिशन भी इंट्रोड्यूस करने हैं, और जब वो वेट लूज़ करता है तो थोड़ा वीकनेस उसमें आता है। वीकनेस आता है तो पेशेंट कभी-कभी लो फ़ील करता है, उसे लगता है कि ये मैंने डिसीज़न सही किया या नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं इस डिसीज़न के बारे में उस समय दोबारा सोचते हैं। लेकिन येस, अल्टीमेटली जब वो इस रिज़ल्ट्स को देखते हैं और जब वो उस रिज़ल्ट को गेन करते हैं, दे एवरी पेशेंट फील वेरी हैप्पी। तो ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है, फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, देन आफ्टर दैट वी आर विद दोज़ पेशेंट्स ऑलवेज़। तो वही मैं जानना चाह रही थी अच्छा पार्ट इसका कि कैसे कितनी जल्दी वेट लूज़ होता है मतलब क्या स्पीड होती है वेट लॉस की आफ्टर दिस सर्जरी? मैम, मैक्सिमम जो वेट लूज़ होता है वो 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स के अंदर हो जाता है। अगर हम अ, बैरिएट्रिक सर्जरी की बात करें तो हम उसमें एक्सेस वेट जो है, मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसका वेट 100 केजी है और जिसका आइडियल वेट 55 या 60 केजी होना चाहिए। तो मतलब उसका वेट जो है वो एक्सेस वेट 40 टू 45 केजी उसका एक्सेस वेट है। उस एक्सेस वेट का 85% टू 90% ऑफ द वेट कम हो जाता है। मतलब 100 केजी अगर आपका वेट है, तो आपका वेट कहीं आके 65, 62, 70 इसके बीच में आपका वेट आ जाएगा, और फर्स्ट 6 मंथ्स में सबसे रैपिडली जो है वेट लूज़ होता है। कई बार तो 1 मंथ में ही, फर्स्ट इनिशियल मंथ में ही आपका 8-10 केजी वेट लूज़ हो जाता है। उसके बाद एवरी मंथ यू टेंड टू लूज़ 5 केजी, 5 केजी, 5 केजी ऐसे करते-करते आपका एक सेट पॉइंट आता है, जहाँ जाके जो आपका वेट लूज़ होना है वो रुक जाता है। और उसके बाद बहुत स्लोली स्लोली वो वेट जो है वो
गिरता है, अगर गिरता है तो 1.5 साल तक वो वेट जो है गिरता है। उसके बाद वेट जो है वो कम नहीं होता है। यूजुअली जो जितना भी वेट लूज़ होना होता है वो 1 एंड हाफ ईयर्स में हो जाता है। और जब पेशेंट इस चीज़ को देखते हैं और क्योंकि वो वेट लूज़ कर रहे होते हैं, तो वो और ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं। उनको लगता है कि मोटिवेट हो जाओ। वो वो हल्के हो गए और जो एक्टिविटीज़ करने में उनको पहले प्रॉब्लम होती थी, अभी वो काफ़ी अच्छे से एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, तो दे टेंड टू लूज़ मोर वेट, दे स्टार्ट गोइंग टू जिम, दे स्टार्ट डूइंग ऑल द एक्सरसाइज़ेज़ एंड दिस इज़ द हैप्पीनेस दे ऑलवेज़ फील इन देमसेल्फ। तो इतना सही है। मुश्किल नहीं है मैम। ठीक है। और मैं जानना चाह रही थी कि जैसे अब वेट लूज़ हो जाएगा तो इंच लॉस हो जाएँगे। यस मैम। फीमेल्स इंच लॉस की बात बहुत करती हैं। तो जैसे बॉडी में से इंच लॉस हो जाएँगे तो स्किन लूज़ हो जाती है। यस जैसे मैम। ओल्ड एज में रिंकल्स वाली स्किन हो जाती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है बाद में? मैम ओल्ड एज में रिंकल्स जो हैं वो क्योंकि बॉडी के नीचे की टर्गर उसका इलास्टिसिटी कम हो गया उसकी वजह से होता है। और इस प्रोसेस में भी वेट लूज़ तो होता है, बट क्योंकि ये वेट इतना रैपिडली लूज़ नहीं हो रहा है, ये ग्रेजुअली स्लोली लूज़ होता है, तो हमारी स्किन लूज़ तो होती है लेकिन एकदम से लटक नहीं जाती है। लटकती उनके अंदर है, वो बहुत लूज़ होती है जो सुपर ओबीज़ हैं। सुपर ओबीज़ मीन्स जिनका बीएमआई जो है वो 50 से अबव आता है। जिनका बीएमआई जो है 50 से अबव है, ऑब्वियस सी बात है उनका स्किन उतना स्ट्रेच हो चुका है, तो जब वेट कम होगा तो उनका स्किन जो है वो लूज़ होके हैंग करेगा। अगर उनका बीएमआई जो है 40 के आस-पास है, तो मैंने किसी भी पेशेंट को ये नहीं देखा है कि बाद में उनका स्किन इतना लूज़ हो जाए या उनको उस स्किन के लिए कुछ करवाने की ज़रूरत पड़े। येस, अगर जिनका स्किन लूज़ होता है और जिनको कॉस्मेटिकली उस स्किन को करेक्ट करना है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स आते हैं, जिसमें वो एक्स्ट्रा स्किन भी निकल जाती है, प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर्स होते हैं और उससे जो है उनका बॉडी का शेप और बेटर हो जाता है और रादर जब हम स्किन निकाल देते हैं, तो वो वेट भी उनका क्योंकि स्किन निकलेगा तो उसके नीचे का कुछ फैट भी निकलेगा तो उससे भी वेट जो है 4-5 केजीज़ उसका रिड्यूस हो जाता है, एक पर्टिकुलर पार्ट को अगर हम कम करते हैं, तो वो और भी हुँ, अच्छा फ़ील देता है मैम। ओके। और कोई टेबलेट्स या पाउडर्स के फॉर्म में आप डाइटरी सप्लीमेंट इनको लिखते हैं या नहीं? और अगर लिखते यस हैं तो मैम, मतलब यस मैम, हाँ, दिखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि क्योंकि इनिशियल डेज़ में वेट बहुत रैपिडली लूज़ होता है और हमारा डाइट तो उतना अच्छा होता नहीं है इनिशियल डेज़ में, हम पहले लिक्विड्स या सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड्स पे होते हैं। तो उस पीरियड में हमें उनको रिप्लेसमेंट देने होते हैं, जिसमें मोस्टली वो रिप्लेसमेंट्स होते हैं जो कि स्टमक और अर्ली स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्ज़ॉर्ब होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन डी है, इनका सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है, ये हम देते हैं और साथ-साथ प्रोटीन सप्लीमेंटेशन जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब वेट लूज़ होता है, तो वेट लूज़ के साथ फैट के साथ-साथ प्रोटीन भी लूज़ होते हैं, मसल्स वीक होती हैं, तो उसके लिए प्रोटीन सप्लीमेंटेशन देना ज़रूरी होता है। एट लीस्ट फॉर इनिशियल 3 मंथ्स जब तक कि पेशेंट अपनी नॉर्मल डाइट पे नहीं आता है। 3 मंथ्स के बाद पेशेंट अपनी नॉर्मल डाइट पे आता है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो खा रहा होता है, तो फिर वो सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है या नहीं वो हम उनके ब्लड टेस्ट देख के एक बार वापस कंफर्म करते हैं और जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट उनको होती है, वो हम उनको सप्लीमेंट करते हैं मैम। पर ऐसा नहीं है कि ये सप्लीमेंटेशंस जो हैं उनको लाइफ लॉन्ग लेने होते हैं। इन फ्यू ऑफ द सर्जरीज़ लाइक इफ वी आर डूइंग बायपास इन पेशेंट्स विद डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ उसमें हमें वो उनको सप्लीमेंटेशन देने होते हैं। अदरवाइज़ इन यंग गर्ल्स, यंग फीमेल्स जो कि पीसीओएस के लिए ऑपरेट हुई हैं, उनमें यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती है मैम। सो क्या जिम जॉइन किया जा सकता है आफ्टर दिस सर्जरी एट अ एग्ज़ैक्टली लेटर मैम। डेट? हम हमेशा उनको बोलते हैं कि फॉर सर्टेन टाइम लिमिट वी डोंट एडवाइज टू गो टू जिम लाइक आफ्टर 15 डेज वी एडवाइज देम टू गो टू पार्क स्टार्ट वॉकिंग तो वो अपना एक्टिविटीज धीरे धीरे करके बढ़ाएं उसके बाद आफ्टर 6 वीक्स वी एडवाइज कि अब आपको थोड़ा सा कार्डियक एक्सरसाइज जो रनिंग है ब्रिस्क वॉकिंग है वो आप शुरू कर दें और 3 मंथ्स के बाद हम उनको जो रेगुलर हमारी जिम ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती हैं वो हम उनको एडवाइस करते हैं रादर जो लोग जिम जाते हैं या जो लोग एक्सरसाइज करते हैं एक तो उनका बॉडी शेप बहुत अच्छे से आता है दूसरा उनका वेट जो है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है वो जाता भी है और वो काफी लंबे टाइम तक उस वेट को मेंटेन कर सकते हैं तो वी ऑलवेज एडवाइस कि जो जिम करेगा वो बेटर शेप भी मेंटेन करेगा और उसको एक्चुअल इफेक्ट दिखेगा कि जो उसने करवाया उसका क्या इफेक्ट आएगा।
सही है। मैं ये जानना चाह रही थी, अब नेचुरली वेट लॉस हो गया तो ये तो हम समझ सकते हैं कि पॉलिसिस्टिक ओवरीज़ कम हो जाएँगी और बाकी रही सही आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी करेक्ट करेंगे और हाँ, मेडिसिन्स भी लेंगी, वो पॉलिसिस्टिक ओवरीज़ के लिए तो ठीक हो जाएगा। तो मतलब कंसीव करना इनके लिए कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं होती है, क्योंकि नेक्स्ट आफ्टर दैट इज़ कि अब हम प्रेगनेंसी प्लान करें? मैम रादर मैं ये दिस इज़ अ फैक्ट कि जब बैरिएट्रिक सर्जरी होती है, तो पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत हद तक जो है रिज़ॉल्व हो जाती है और वो प्रॉब्लम जब रिज़ॉल्व होती है तो फर्टिलिटी जो है ऑलमोस्ट 18 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है। 18 टाइम्स इंक्रीज़ होने की वजह से पेशेंट जो हैं बहुत जल्दी कंसीव कर लेते हैं। वो उस स्टेज पे कंसीव कर लेते हैं जिस स्टेज पे वो वेट लूज़ कर रहे होते हैं। अब जब वो पेशेंट वेट लूज़ कर रहे होते हैं तो क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ भी होती हैं बॉडी के अंदर, तो वी ऑलवेज़ टेल देम कि जब तक आपके 1 एंड अ हाफ ईयर पूरे नहीं होते, आपको कंसीव नहीं करना है। आपको बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना है। आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं करना है क्योंकि क्योंकि हमने उनका स्टमक छोटा किया है और साथ में कहीं न कहीं कुछ और मैलअब्सॉर्प्टिव प्रोसीजर अगर किया होगा तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं, वो उतने अच्छे से एक्ट नहीं करती हैं और कहीं उनका इफ़ेक्ट उतना अच्छा नहीं आया, तो वो प्रेग्नेंट ना हो जाएँ। इसलिए हम उनको एडवाइस करते हैं कि उनको बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने हैं फॉर एट लीस्ट 1 एंड अ हाफ ईयर, जिसमें उनका जितना वेट लूज़ होना है वो हो जाए और फर्टिलिटी तो उनकी 18 टाइम्स तक इंक्रीज़ हो जाती है और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो है बिल्कुल सॉल्व हो जाती है। और विद दिस अगर मैम अगर पेशेंट ओबीज़ हैं और वो पीसीओएस का ट्रीटमेंट करवा के मतलब उन्होंने बैरिएट्रिक नहीं कराया, सिंपली पीसीओएस का ट्रीटमेंट कराया या इन केस आईवीएफ से भी वो प्रेग्नेंट हुई, तो ओबीज़ पेशेंट्स के अंदर भी जो प्रेगनेंसी है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है मैम। आप डेली ये केसेज़ देखते होंगे कि ऐसी फीमेल्स में जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम कितनी आती हैं, ऐसी फीमेल्स में पीआईएच की प्रॉब्लम्स कितनी आती हैं या प्रेगनेंसी के बाद पीपीएच कितना ज़्यादा कॉमन होता है। ऐसी फीमेल्स में जो फीटल ग्रोथ प्रॉब्लम्स हैं, मैक्रोसोमिया है और फीटल एनोमलीज़ की प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। तो ये सब है जो ओबेसिटी की वजह से प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट करती हैं और दूसरी चीज़ जो हमारे इस पार्ट ऑफ इंडिया में देखा जाता है कि लोग सिज़ेरियन के लिए हमेशा अपोज़ करते हैं, लेकिन ऐसी फीमेल्स में सिज़ेरियन की चांसेस जो हैं हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो ये सब करेक्ट। प्रॉब्लम्स हैं जो प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर इन केस इफ दे आर ओबीज तो दे हैव टू फेस ऑल दीज़ प्रॉब्लम्स आल्सो मैम। और कोई लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट प्रेगनेंसी के अलावा भी, जैसे लेट्स से 10 साल पहले कराया था, 15 साल बाद, उनको कोई लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी देखे जाते हैं क्या? मैम बैरिएट्रिक लॉन्ग सर्जरी के बाद? जो भी मैक्सिमम इफ़ेक्ट आता है वो मैम 1.5 से 2 साल में उनके इफ़ेक्ट आ जाते हैं। रादर कुछ पेशेंट्स जो अगर अपनी डाइट और एक्सरसाइज़ को मेंटेन नहीं करती या उस चीज़ को फिर से वापस उसी मोड में ले आते हैं तो दैट दे टेंड टू लूज़ गेन वेट आल्सो। कुछ परसेंट ऑफ कि अगर आप वेट गेन करते हैं लाइक जितना आपने वेट लूज़ किया, अगर आपने उसका 20% तक गेन किया वी टेक इट नॉर्मल, टेक दिस वेट गेन एज़ नॉर्मल वेट गेन। जो कि नॉर्मली भी जब हमने बैरिएट्रिक नहीं भी किया नॉर्मल मेल्स में या फीमेल्स में भी विद द एज इतना वेट गेन तो होता ही है, तो बैरिएट्रिक के बाद भी इतना वेट गेन जो है वो नॉर्मल ही माना जाता है। बट येस, एज़ सच अगर आप बैरिएट्रिक की सर्जरी के बाद लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं, तो मैम कुछ लोगों में जिसमें बायपास हुआ है और अगर वो अपने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं, तो उनको वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन वो बड़े ईज़िली ही न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन देने के बाद, विटामिन्स देने के बाद वो करेक्टेबल होती है मैम। ठीक है। अब मैं आपसे एक और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। एक बैलून थेरेपी होती है और हाँ जी इसके मैम। बारे में अभी-अभी मैंने पढ़ा था कि बैलून ना डाल के कोई कैप्सूल सा दे देते हाँ, हैं स्वैलो करने के लिए, वो स्टमक में जाके बैलून बन के स्टमक की जैसे आप उसको छोटा करते हैं, वो उसकी यस। जगह पूरी भर लेता है। तो ये रिकमेंडेड है कि नहीं और इसके क्या फॉल बैक्स हैं? मतलब सर्जरी तो अवॉइड हो जाती है बट इसकी प्रॉब्लम्स बहुत है, मैंने सुना है। मैम बैलून थेरेपी एक्चुअली ये नई नहीं है, बट यस जो आप स्वेलो वाला बैलून बहुत कह रहे हैं, पुरानी। ये नया आया है, जिसमें आप एक पिल को स्वेलो करते हैं और वो अंदर जाके बैलून शेप में आपके स्टमक में एक स्पेस ऑक्यूपाइंग एक लीजन की तरह काम करता है, कि अगर वो आपके स्टमक में स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, तो स्टमक जो एक थैली की तरह है, जो स्टमक
जो फूड को स्टोर करता है, अगर तो वो थैले का साइज किसी और चीज से भर दिया गया, तो आपका स्टमक जो है ऑलरेडी फुल होगा, तो यू टेंड टू ईट लेस देन व्हाट यू वर ईटिंग बिफोर। उसका इफेक्ट मैम बॉडी पे आता है, बट यस, उससे जो वेट लूज होता है, वो मैक्सिमम 15 to 20% ऑफ द वेट आपका लूज होता है। और एक बार वो बलून मैम परमानेंट नहीं है, बेरियाट्रिक सर्जरी की तरह परमानेंट बलून नहीं आते हैं। वो बलून मैक्सिमम 6 मंथ्स तक वहां रहते हैं, और उसके बाद वो या तो निकालने पड़ते हैं या फिर अपने आप से वॉश आउट हो जाते हैं। तो जब 6 मंथ्स के बाद जितना आपका वेट लूज हुआ, और आपका स्टमक तो उतना ही है, अगर आपने अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं किया है, या आप फिर से उसी उसमें आ रहे हैं, तो मैम यू टेंड टू अगेन रीगेन दैट वेट। तो ये उसका थोड़ा सा अगर हम कहेंगे साइड इफेक्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे हमें अपने आप को कंट्रोल करना आना चाहिए। तो अगर पेशेंट ऐसे हों जो खुद से ही कंट्रोल कर लें, तो उनको सर्जरी या किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। बट यस, मदद की दैट इज अ जरूरत गुड नहीं थिंग। पड़ती। बट दैट इज अ गुड थिंग इन यंग फीमेल्स जिनका वेट जो है 15-20 kg ज्यादा है, और कई बार उनको मैरिज में भी प्रॉब्लम आ रही होती है। तो उन फीमेल्स के लिए यस, दैट इज अ गुड थिंग कि वो अपना वेट उससे एक बार लूज कर लें, और उनकी पीसीओएस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, तो वो उनके लिए अच्छा है मैम। अगर मेरा ओपिनियन तो ये है कि उस केस में वो बेस्ट काम कर सकता है, बट नॉट एज अ लॉन्ग टर्म थिंग। तो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अगर उनको अपना पीसीओएस ठीक करना है तो वो ये कर सकते हैं, बट उसका बहुत साइड इफेक्ट भी है। एकदम हेवीनेस फील होना, और कभी-कभी स्टमक के अंदर ही फट जाते हैं बलून्स, उनकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस, फिर सर्जरी करनी पड़ जाती है उनको रिमूव करने के लिए। एग्जैक्टली नहीं है मैम, तभी ऐसा। इसीलिए इट हैज फॉलन आउट ऑफ फेवर। अब आजकल ये रिकमेंड नहीं किया जाता है। यस मैम, यस मैम। ठीक ठीक है। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि हम लोग बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे थे। मोटा होना कोई गुनाह नहीं है, पर मोटे होने की वजह से जो बीमारियां होती हैं वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो ना केवल उस पर्सन को दिक्कत देती हैं, बट उसकी सपोर्टिंग फैमिली को भी बहुत दिक्कत देती हैं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए एक्सेस वेट लॉस, एक्सेस वेट को लूज करें। सो थैंक यू डॉक्टर पंकज। आज डॉक्टर पंकज हंस ने हमें बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया कि इतनी बड़ी सर्जरी तो होती है, बट कब की जाती है, कैसे की जाती है, बिफोर एंड आफ्टर का जो आपने हमें सीन दिखाया वो रियली में इनकरेजिंग है। और यस, जिनको मॉर्बिड ओबेसिटी है उन्हें इसके बारे में भी एक थॉट जरूर देना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे डॉक्टर साहब। कुड यू शो अस हिज सर्टिफिकेट प्लीज? मैम एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि हमें हाँ जी। जो हम डाइट के बारे में बात करते हैं, वो डाइट हम्म। वो हम डाइट जब बात करते हैं तो ऐसा करते हैं कि हमें ये छोड़ देना चाहिए या वो छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें खाना तो सब कुछ चाहिए, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए क्या चीज़ कितनी खानी है। जिस दिन हम ये चीज़ एग्जैक्टली। समझ लेंगे, उस दिन हमें किसी भी डाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्ज़ैक्टली दैट इज़ द लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन जिसको लोग दैट फॉलो इज करेंगे, रिक्वायर्ड। तो दैट इज़ द होलिस्टिक थिंग। यू ईट एवरीथिंग बट यू ईट माइंडफुली। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। डॉक्टर केके मेड टॉक्स विल बी बैक टुमारो at 7 p.m. with another edition of the show. Keep watching Dr. KK's Med Talks. Namaskar. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।